नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हमने कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का अंतिम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा। और जाति प्रथा जो हमारे समाज में इतने लंबे समय से फैली हुई थी, जिसके आधार पर किसी को काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, और उसके बारे में अंबेडकर जी क्या सोचते थे और उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा था, वो हमने पढ़ा। और ये जाना भी कि अंबेडकर जी की कल्पना का समाज 3 सिद्धांतों पर आधारित था: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता। और इन्हीं 3 सिद्धांतों को उन्होंने संविधान का निर्माण करते समय ध्यान में रखा। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अंबेडकर जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं। बाबा साहब आम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुस्तकें व भाषण। The Castes in India, Their Mechanism, Genesis and Development 1917 में। The Untouchables, Who Are They 1948। Who Are the Shudras 1946। Buddha and His Dhamma 1957 में। Thoughts on Linguistic Status 1955। The Problem of the Rupee 1923 में। The Abolition of Provincial Finance in British India 1916। The Rise and Fall of the Hindu Women 1965। Annihilation of Caste 1936। Labor and Parliamentary Democracy 1943। Buddhism and Communism 1956। पत्रिका संपादन जो इन्होंने किया, उस पत्रिका का नाम मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। साहित्यिक विशेषताएं। बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था।
व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगी। तो अंबेडकर जी का योगदान हम में से कोई नहीं भुला सकता, इतना महान इनका व्यक्तित्व था। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? तो जब हमने इस पाठ को पढ़ा तो हमने जाना कि अंबेडकर जी क्यों ऐसा कहते थे कि जाति प्रथा के आधार पर अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो वो किस कदर हमारे समाज के हित में नहीं होगा। तो इसके जो तर्क अंबेडकर जी ने दिए वो है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्न तर्क हैं। विभाजन अस्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि श्रम मतलब काम का विभाजन करना गलत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति की रुचि पर होना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा के आधार पर अगर काम का विभाजन किया जाता है तो वो व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, वो अप्रत्यक्ष रूप से काम के साथ साथ काम करने वालों को भी अपने आप उनका भी विभाजन कर देती है। तो इसलिए अस्वाभाविक है जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन करना। तो श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है। किसी व्यक्ति में कोई रुचि हो, किसी व्यक्ति में कोई रुचि हो, लेकिन जब जाति प्रथा के आधार पर उसे काम सौंप दिया जाता है तो उसकी क्षमता को देखकर नहीं किया जाता। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, उसे पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती। तो ये भी हमने पढ़ा कि बाप जो काम करता है वही काम बेटे को भी करना पड़ता है। बेशक बेटा जो है उस काम को करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन उसको जीवन भर के लिए वो एक पेशे से बंध गया। इस दुनिया में आने से पहले ही उसका काम निश्चित हो गया। व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देती। संकट में भी व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, जिससे कभी कभी भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। तो संकट ये है कि कई बार जो काम व्यक्ति कर रहा है उस काम से परिवार का गुजारा नहीं होता, या समय के बदलने के साथ साथ वो काम ख़त्म हो जाता है, मंद पड़ जाता है, ठप हो जाता है। तो व्यक्ति चाहकर भी दूसरा काम नहीं बदल सकता, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो इसलिए भूखे मरने की नौबत भी आ जाती है। प्रश्न संख्या 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? उत्तर, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। तो इससे पहले जो हमने बात की थी कि संकट के समय में भी व्यक्ति को काम बदलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो वो संकट यही है कि कई बार एक पेशे से व्यक्ति अपने परिवार का गुजारा नहीं चला पाता, और कई बार आधुनिक युग में कुछ हाथ से किए जाने वाले काम भी बंद हो जाते हैं, तो व्यक्ति को बेरोज़गार हो जाना पड़ता है। तो जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। भारतीय समाज पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता, भले ही वह अपने पैतृक पेशे की अपेक्षा अन्य पेशे में पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन मतलब क्या है? काम को बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
तो आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्व स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के कारण जाति प्रथा के बंधन समाप्त तो नहीं हुए हैं, परंतु कुछ लचीले बन गए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशों को भी अपना रहे हैं। तो आज ये परिवर्तन आ गया है कि व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर अपना काम बदल सकता है, अपना काम चुन सकता है। प्रश्न संख्या 3, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो उत्तर क्या है कि लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता नहीं है, बल्कि इसकी व्यापक परिभाषा तो व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आज़ादी न देना है। सामाजिक दास्ता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा तय किए गए व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने को विवश होना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध पैतृक पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो दास्ता का मतलब गुलामी जो है, तो गुलामी सिर्फ कानून रूप से ही नहीं होती। गुलामी हम उस स्थिति को भी कहते हैं, अम्बेडकर जी कहते हैं, गुलामी में वो स्थिति भी आ जाती है जब कोई दूसरा हमारे लिए व्यवहार निश्चित करे, हमारे लिए काम निश्चित करे और हमें मजबूर होकर उसके द्वारा निश्चित किए गए काम और व्यवहार को अपनाना पड़े। जैसे हमारे देश में पहले था कि जाति के आधार पर काम निर्धारित किया जाता था और न चाहकर भी वो काम मजबूरी में अपनाना पड़ता था। तो जो काम चुनने की स्वतंत्रता न देना, तो अम्बेडकर जी कहते हैं ये भी एक प्रकार की दास्ता है। व्यापक परिभाषा है, मतलब दास्ता सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कानूनी रूप से, उसमें ये सब भी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे इनके क्या तर्क हैं? तो पहले हमें प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न में क्या है कि हम बेशक शारीरिक दृष्टि से देखें, हर व्यक्ति समान नहीं है। बेशक वंश परंपरा की दृष्टि से देखें या सामाजिक उत्तराधिकार मतलब किसी को उत्तराधिकार में बहुत संपत्ति मिली है, कोई किसी को कुछ नहीं मिला, तो पीछे से ही कोई किसी के पास कोई पैतृक संपत्ति वगैरह नहीं है, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शारीरिक दृष्टि से किसी के सभी अंग ठीक हैं, कोई लूला लंगड़ा है, तो तो कहते हैं कि इन सब में समानता नहीं है। लेकिन फिर अम्बेडकर जी ने समानता के सिद्धांत पर बल क्यों दिया कि व्यवहार में तो समानता होनी चाहिए? तो इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं, तो जानते हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं, क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाएगा, अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से या वंश परंपरा की दृष्टि से या सामाजिक उत्तराधिकार की तरफ से जो असमानता मिलती है उस पर मनुष्य का वश नहीं है, लेकिन जब उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के जो अवसर मिलने चाहिए वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि जो भी क्षमता या योग्यता उसके अंदर है वो उसका अधिकतम उपयोग कर सके। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने इस पर बल दिया है कि अवसर सबको समान मिलने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, और व्यवहार की दृष्टि से भी व्यवहार सबके साथ एक समान होना चाहिए। तो इसलिए इस पर अम्बेडकर जी ने बल दिया समानता के सिद्धांत पे। प्रश्न संख्या 5, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं?
आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? भ्रातृता का मतलब भाईचारा। तो आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है। कि जब उसने भाईचारे की बात की तो वो सिर्फ ये नहीं कि पुरुषों में ही भाईचारा होना चाहिए, समाज में भाईचारे की बात करता है तो समाज में स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। तो यहाँ पे भाईचारा जो शब्द है वो किसी एक लिंग के लिए नहीं है, वो समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो उसने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। ये सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर भाईचारे शब्द का प्रयोग हम जान गए हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी आयु का हो। तो यहाँ पर जब बात अगर कभी पूछी जाए कि क्या स्त्रियों को भी शामिल किया गया है तो हम इसमें यही लिखेंगे कि इसमें समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को शामिल किया गया है। तो यही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चे। तो ये अंबेडकर जी की कल्पना के आदर्श समाज के वाक्य हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, शुभ दिन। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ नए सिरे से। धन्यवाद।